नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना के मोहब्बत में किस तरीके से केपी ओली ने अपनी कुर्सी भी दांव पर लगा दी है, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अपना देश नहीं संभल रहा है, लेकिन वो केपी शर्मा ओली की मदद करने के लिए सामने आए हैं। बकायदा दूतावास, जो पाकिस्तान का दूतावास है जो नेपाल में है, उसने एक पत्र भी लिखा है और मदद की बात कही है। तो अब आपको बताते हैं, इसी मुद्दे पर हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम देख रहे हैं कि चाइना की जो साजिश है नेपाल में, पहले उसने नेपाल को भारत के विरोध में खड़ा किया, जो केपी ओली हैं उनको किस तरीके से भड़काया और उसके बाद उन्होंने नक्शा जारी किया भारत के विरोध में, भारत के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाया। उसके बाद अब पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। जब नेपाल में इसका विरोध हो रहा है, सरकार टूटने के कगार पर है, चाइना से मदद मांगी गई लेकिन उस पर कोई मदद नहीं आई। यहां तक कि जो वहां पर दूत हैं, राजदूत चाइना की, उन्होंने मदद करने की कोशिश की और अब पाकिस्तान मदद का भरोसा दे रहा है। यानी जिनसे अपना देश नहीं संभल रहा है, अपने देश में विरोध हो रहा है, सरकार हर तरीके से नाकाम है, जनता भूखमरी से मर रही है, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। कोरोना महामारी में केस इतने बढ़ गए हैं और उनके पास व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन कटोरा खान, इमरान खान, वो नेपाल के प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं इस वक्त। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में बात क्या है कि नेपाल के अंदर जो केपी शर्मा ओली का विरोध है जी, वो इस नक्शे के विवाद के पहले का है जी, जिस समय कोविड-19 के केस धीरे धीरे नेपाल के अंदर बढ़ रहे थे, जी, तभी नेपाल के अंदर जो व्यवस्थाएं थी लॉकडाउन की वजह से, वो व्यवस्थाओं को करने में केपी शर्मा ओली विफल हो गए, जिसके कारण वहां की जनता उनके विरोध में हो गई थी और मांग उठने लगी थी कि इनका इस्तीफा दिलवाओ, क्योंकि ये कोई व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, रोजगार वहां पहले से ही नहीं है और इसलिए लोगों में विद्रोह था कि वहां इलाज भी वो ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। रही बात इमरान खान की, वो उनको इसी कोविड-19 से फाइट करने के लिए कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। जैसा आपने कहा कि वो अपने पाकिस्तान में ही मदद नहीं कर पा रहे, लगभग 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, अभी तक वहां वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। हाँ, इमरान खान क्या मदद दे सकते हैं किसी भी देश को? उनके पास उत्तम कोटि के आतंकवादी हैं, उनको वो दे सकते हैं, क्योंकि भारत में अब वो भेज नहीं पा रहे हैं। भारत में आतंकवादी आता बाद में है, मर पहले जाता है, तो तुरंत गोली मार देते हैं। अब उनकी दाल गल नहीं रही है, वहां बैठे हुए आतंकवादी उनसे कह रहे होंगे कि भाई हम कहाँ जाएं, तो नेपाल को शायद वो आतंकवादी एक्सपोर्ट कर दें, तो आतंकवादी उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए हैं, उनके पास दवाई, पीपीई किट और राशन पानी तो एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं। तो इमरान खान से नेपाल क्या मदद लेगा, वो इमरान खान क्या मदद देंगे, ये नेपाल वासी समझ लें कि दुनिया में बदनाम है पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर, कुव्यवस्थाओं को लेकर, और किस तरह से वो अपने नाकामियों को छुपाता है कि वो मौत के आंकड़े नहीं बता रहा है, बीमार लोगों के आंकड़े नहीं बता रहा है और वो कहीं लॉकडाउन ठीक से पालन नहीं करा पा रहा है। तो इसलिए क्या मदद करेगा? इस मदद में तो केवल एक मजाक है कि भूखा आदमी भूखे से मदद की गुहार, मतलब हेल्प करने के लिए कह रहा है। तो रही बात केपी शर्मा ओली की, केपी शर्मा ओली इस समय अपनी कुर्सी बचाने के लास्ट कोशिश में लगे हैं, किसी तरह कुर्सी बचा लूं, जो कि बचने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के अंदर एक आक्रोश तो था ही कोविड-19 को लेकर के, दूसरा आक्रोश उन्होंने जनता का मोल ले लिया है भारत के कुछ भूभाग को, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाकर, जबकि ये भारत का भाग है, जहां वो सड़क बनी है, मानसरोवर मार्ग बना है, वो भारत का रास्ता है और इन्होंने अपने में चीन के कहने से दिखा दिया, जिसके कारण दोनों देशों का वर्षों पुराना नाता खटाई में आया और दोनों देश के बीच तनाव बढ़ा। ये तो भारत है कि उन्होंने अभी हल्के से लिया है और उसको कहा कि हम अभी समझ रहे हैं कि वो चीन के कहने से, चीन के इशारे पर केपी शर्मा ओली ये हरकत कर रहे हैं, हम उनको समझाएंगे। लेकिन इसी बीच उनकी ही पार्टी में टूट होने की कगार पर है और जो प्रचंड हैं उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दो, वरना तो हम
पार्टी तोड़ देंगे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, कभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं सहानुभूति लेने के लिए, कभी वो कहते हैं मैं जनता का उद्बोधन सद्बोधन करूंगा। अभी उन्होंने एक नई चाल चल दी है कि वो एक नया अध्यादेश लाए हैं और वो दल विभाजन का अध्यादेश लेके आए हैं। ये दल विभाजन का अध्यादेश लाने के बाद क्या होगा कि वो दल जो है जिनका समर्थन उनको है, तो वो विभाजन में उनको उसका बहुमत हासिल हो जाए। उसके लिए नेपाल में क्या है, असल में एक कानून है कि या तो समर्थन के लिए 40% सांसदों का समर्थन हो या 40% पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य ये दल विभाजन को कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने नया एक अध्यादेश ले आए चुपके से और उस पर कैबिनेट में मोहर भी लगवा दी और चुपचाप अपनी एक नई पार्टी भी उन्होंने बना दी है UML करके। तो इन्होंने जो नया एक वो अध्यादेश लाए हैं उसके तहत क्या होगा कि पहले ये होता था कि 40% सदस्य और 40% पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है किसी भी सरकार में बहुमत होने के लिए। अभी क्या हो गया, अब इनमें से दो में से एक भी चीज अगर होगी नए अध्यादेश के तहत, या तो 40% सांसदों का समर्थन हो या तो 40% केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन हो, दो में से एक भी अगर होगा तो ये सरकार बचा ले जाएंगे। ऐसा नया अध्यादेश में ये प्रावधान इन्होंने रखते हुए उसको चुपचाप पास कर दिया। ये इतना ड्रामा करने के बाद इनके दिमाग में ये आया कि यदि मेरी पार्टी टूटती है तो कम से कम 40% तो मेरी तरफ रहेंगे ही पार्टी के लोग, और मेरी पार्टी अगर टूटती है तो जितने सांसद आज की डेट में हैं उसमें से या तो 40% सांसद मेरी तरफ आ जाएंगे। तो ये दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन जो प्रचंड हैं वो पुराने धुरंधर हैं राजनीति के, और उन्होंने भी गणित लगाया है कि वहां दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, वो दोनों विपक्षी पार्टियां मिल जाएं और प्रचंड के जो समर्थक हैं यदि वो मिल जाएं तो ये तीन मिलकर के कम्युनिस्ट पार्टी और दो विपक्षी पार्टियां जिसमें नेपाली कांग्रेस भी है, ये वहां बहुमत में होंगे और जो केपी शर्मा ओली है ये अल्पमत में आ जाएंगे। तो नई सरकार प्रचंड के देखरेख में बन जाएगी और ये वहां तय हो चुका है। ये कोई भी तिगड़म भिड़ा लें, इनकी कोई भी तिगड़म अब चलने वाली वहां है नहीं। संसद में अब इन्होंने तीसरा जो रास्ता इनके पास बचता है कि वो है वहां विधानसभा भंग होने का और नए चुनाव में जाने का। तो ये अब केपी शर्मा ओली लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बीमार होकर कभी कुछ कर कर, और लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर उकसाकर कि देखिए भाई मैं तो यहाँ नेपाल की भूमि बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, भारत वालों ने जमीन कब्जा ली, मैं तो उसको नक्शे में दिखा रहा था, लेकिन ये देखिए प्रचंड जो है मुझे हटा रहा है, तो भाई दोबारा से चुनाव में मैं आऊँगा, मुझे वोट देना, मैं नेपाल की रक्षा करने में सक्षम हूँ। लेकिन इनकी ये चाल भी चलेगी नहीं। नया चुनाव जब होगा तो जब ये जनता के सामने जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि आप एक रास्ते को लेकर, छोटी सी जगह को लेकर आप भारत से विवाद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जब 10 गांव चीन ने कब्जा कर लिए और आपने चुपचाप कब्जा करवाया, उस पर एक शब्द आप क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं आपने चीन से ऑब्जेक्शन किया और आप चीन की राजदूत से निकटता बढ़ा रहे थे, उसके साथ फोटोएं खिंचवा रहे थे, उसके साथ आपके अंतरंग संबंध थे? क्या था जिसके कारण आप चीन के मुद्दे पर चुप थे, चीन के इशारे पर चल रहे थे? चीन कब्जा कर रहा था, नदियों के रास्ते बदल रहा था, आप मौन होकर के उसको समर्थन कर रहे थे। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये जनता पूछेगी तो इनके पास जवाब नहीं होगा। और इसलिए अगली बार ये कम्युनिस्ट पार्टी जो इन्होंने नई बनाई है UML, ये तो सत्ता में आने से रही, प्रचंड का दोबारा आना लगभग तय हो रहा है। केपी शर्मा ओली को अपने पद को छोड़कर जाना होगा। जी, यहाँ पर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चाइना किस तरीके से नेपाल में अपने जासूसों को भेज रहा है। आपको बताते हैं कि चीन की खुफिया एजेंसी जो है मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS नेपाल में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। MSS चीन की पीपल्स रिपब्लिक की खुफिया और गुप्त पुलिस एजेंसी है जो विदेशी खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वो किस तरीके से दूसरे देशों में जाकर और किस तरीके से उनकी जो जानकारी है वो वहां से लाते
बढ़ाते हैं, यानी कि वो नेपाल में ज्यादा बढ़ा रहे हैं और भारत के खिलाफ ये यूज करते हैं। और इस वक्त ये खबर बहुत अहम हो जाती है जब चाइना और भारत का तनाव चल रहा है और वो जासूसी, भारत की जासूसी करने के लिए नेपाल में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। इसी जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान भी साजिश रच रहा है किस तरीके से वो जो उसके आईएसआई के एजेंट हैं वो वहां पर नेपाल में अपनी ज्यादा मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। केपी शर्मा है, उनसे और उनके नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अपना समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से चाइना के कहने पर यह पूरा आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना है उसका मास्टरमाइंड और वो भारत के खिलाफ इन दोनों अपने एक कह सकते हैं कि अपने चमचों को लगा दिया है उसने, पाकिस्तान को और नेपाल को। नेपाल में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान किस तरीके से अपना समर्थन नेपाल को दे रहा है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है और इस वक्त अगर भारत के खिलाफ कोई भी अगर खड़ा होने की हिमाकत भी करता है तो तुरंत उसको अपना समर्थन दे देगा। इससे पहले जिस चाइना के पैरों में गिर जाता है WHO में, जब कोई भी देश चाइना के समर्थन में नहीं आते तो अकेला पाकिस्तान खड़ा होता है और इसीलिए वो केपी ओली को इस वक्त समर्थन दे रहे हैं। और चाइना जो ये साजिश रच रहा है, जो ये अपने जासूसों को भेज रहा है, ये अहम खबर होती है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? चाइना जो ये हरकत कर रहा है, आतंकवाद उसका भी खुलासा हो गया, अब जासूस भेज रहा है। किस तरीके से वो बॉर्डर पर नहीं लड़ सकता लेकिन पीछे से वो किस तरीके से अपनी जो ओछी हरकतें हैं वो दिखा रहा है। पहले म्यांमार में उसने आतंकवादियों से संपर्क किया, अब वो जासूसों को भेजकर नेपाल में किस तरीके से नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, खड़ा कर रहा है कि आप बोलिए। और जब ओली सरकार गिरने के कगार पर है तब भी वो अपना दमथम लगा रहा है। ये हो सकता है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि ओली ने चाइना से मदद मांगी थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कि वो आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा कि हम सामने से केपी शर्मा को हम मदद दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे से किस तरीके से मदद दे रहा है ये देख सकते हैं आप। देखिए, ये जो है ना, ये तो एक सर्वविदित है कि चीन अपने पिट्ठू के तौर पे इस्तेमाल पाकिस्तान को करता है। वहाँ पूरी दखल अंदाजी है। लाखों लोग आज चीन के वहाँ पे हैं, चाहे वो कर्मचारी के नाम पे हैं, सुरक्षा के नाम पर हैं, और पाकिस्तान पूरा सरेंडर है कि साहब आओ, जो भी चाहो करो पर मुझे बचाओ। ऐसे ही आज लगभग नेपाल की स्थिति है कि केपी शर्मा ओली जो है वो भी इस समय चाइना के सामने सरेंडर हैं और किसी तरह मेरी कुर्सी बचाओ, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तो चीन ने अपनी दखल अंदाजी नेपाल के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ाई है, वहां अपने सैनिक भेजे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि चीन के लोग, चीन के सैनिक नेपाली नागरिकों की वर्दी पहनकर, सैनिकों की, वहां लगे हुए हैं। तो ये जो है अपना ही नुकसान नेपाल कर रहा है। चीन की जितनी दखल अंदाजी नेपाल में बढ़ेगी, एक दिन ऐसा ना हो कि वो भारत से तो रिश्ते बिगाड़ ही चुका है, नेपाली वहां बैठ जाएं चाइनीज और वो कहें जाओ जी अब यहां से खाली करो। तो क्योंकि ये चीन का इतिहास भी रहा है, तो इसलिए चीन के हाथों सरेंडर होने के बजाय अच्छा ये रहेगा नेपाल के लिए कि वो भारत से जैसे रिश्ते थे उन रिश्तों में सुधार लाए और भारत का जैसा भी पहला कनेक्शन था उसको बहाल करे। जो ये बीच की दूरियां आई हैं, ऐसे केपी शर्मा ओली जैसे नेताओं को वहां से आउट करे, क्योंकि ये नेपाल के लिए हितकर है कि भारत और नेपाल के रिश्ते मधुर हों, ना कि नेपाल के और चीन के रिश्ते। चीन तो बिल्कुल उसको हड़प कर जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक इसी तरह नेपाल को कब्जाने की भी नीयत चीन की है। चाइना के रिश्ते किसी भी देश से मधुर नहीं हो सकते। वो नेपाल से अपने रिश्ते मधुर नहीं करेगा, बल्कि उसकी नजर नेपाल पर है, उसे हड़पने की है। और वही बात करें पाकिस्तान, इमरान खान की, तो उनके जो घोटाले सामने आ रहे हैं, देश पूरी दुनिया में उनके देश को बैन लग रहा है। किस तरीके से उनकी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उस पर यूरोपीय संघ ने बैन किया, UAE ने बैन किया, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान नेपाल की मदद करने की बात कर रहे हैं। उनके जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उनके जो पायलट बन रहे हैं, वो किस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। जनता इमरान खान को कभी भी लात मार के बाहर कर सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश है पाकिस्तान की जनता में। जिस तरीके से आतंकवाद वहां पर चरम पर है और वो भारत पर इसका आरोप लगा रहे हैं बिना किसी सबूत और बेतुकी बातें कर रहे हैं। अगर कुछ भी होता तो वो भारत की बात करने लगते हैं, कश्मीर की बात करने लगते हैं, लेकिन अपने मसले नहीं देख रहे। और यहाँ पर नेपाल की मदद वो कर नहीं सकते, वो बस चाइना के कहने पर अपनी एक दिखा रहे कि हमारे ISI के एजेंट वहां पर जा रहे हैं, वो हमारी संख्या बढ़ रही है, हम नेपाल को मदद कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।